हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बेहद ही मज़ेदार वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। और आज इस वीडियो में हम लोग कुछ सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव को लाए हैं। आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न बेहद ही खास है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, कई एक बार पूछा गया है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार है। क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज़ द वर्शिप ऑफ। वर्शिप का मतलब क्या होता है बाबू? पूजा। कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, यह किसकी पूजा है? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वह बाबू वो मटेरियल का पूजा है, भौतिकवाद का पूजा है। ये पूरे तरीके से दिखावे का एक तरह से कह सकते हैं पूजा है, धन दौलत की पूजा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वह मटेरियल वर्शिप है, यानी धन दौलत दिखावे की क्या है? पूजा है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज एन एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, प्रख्यात। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? क्या थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह जाने माने इमिनेंट एडुकेशनिस्ट थे। जाने माने जो है वह क्या थे? शिक्षाविद थे, है ना। एडुकेशनिस्ट का मतलब क्या होता है बाबू? शिक्षाविद। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह जाने माने क्या थे बाबू? शिक्षाविद थे। यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको कमेंट करके बताना है कि नानू काका किस चैप्टर के कैरेक्टर हैं। नानू काका डैश बिफोर ही स्पॉक। नानू काका बोलने से पहले जो है वह क्या करते थे? तो नानू काका जब कभी भी बोलते थे तो उसके पहले वो क्या करते थे? कुछ स्नफ को इनहेल करते थे। यानी वो स्नफ को क्या करते थे बाबू? इनहेल करते थे। एक चुटकी सूंघनी क्या करते थे? ले लेते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनहेल्ड सम स्नफ। यानी नानू काका जो है वह बोलने से पहले जो है वह क्या करते थे? तो बोलने से पहले कुछ स्नफ को इनहेल करते थे, सूंघनी को लेते थे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष बाद भी। 100 ईयर्स लेटर का मतलब 100 वर्षों बाद भी द निग्रो इज स्टिल डैश इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। कहते हैं कि 100 वर्षों के बाद भी निग्रो लोग जो है वह अमेरिकी समाज में जो है वह आज भी पिछड़ रहा है, आज भी जो है वह परेशान है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड क्या हो जाएगा बाबू? लैंग्विशिंग। लैंग्विशिंग का मतलब होता है पिछड़ना, दबे कुचले की तरह रहना, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू और कई बार पूछा गया है। शब्द को आप निश्चित रूप से दिमाग में रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्षों बाद भी द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। यानी 100 वर्ष बाद भी निग्रो लोग जो है वह अमेरिकी समाज में आज भी पिछड़ा हुआ है, आज भी खुद को जो है वह कोपभाजन का शिकार मान रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द टैमिंग ऑफ डैश एनिमल। टैमिंग का मतलब होता है पालतू बनाना। डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है आनंददायी। हम लोग किस प्रकार के जानवर को पालते हैं बाबू? तो जो घरेलू जानवर होता है उसी को हम लोग पालते हैं। हम लोग जंगली जानवर को तो पालते नहीं है। तो द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, यानी घरेलू जानवर को जो हम लोगों ने पालतू बनाया, इसने हमारे जीवन को, इंसान के जीवन को बहुत आनंददायी बना दिया, बहुत मजेदार बना दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डोमेस्टिक। टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। One day, Sevai found a peculiar god at a shop which costed him. एक दिन सेवई एक दुकान पर बिल्कुल अनोखा गॉड पाता है, देखता है, जिसकी कीमत उसके लिए कितनी थी। आपको सबसे पहले तो ये कमेंट करके बताना है कि सेवई जो है वह किस चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है और सेवई का एज कितना होता है। अब देखिए सेवई वो जो 5 इंच का गॉड था, कितने इंच का गॉड था? 5 इंच का पिकुलियर गॉड था बाबू। और उस 5 इंच के पिकुलियर गॉड की कीमत जो है वह 10 सेन थी। कितनी थी बाबू? 10 सेन। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा कि वो 5 इंच का जो पिकुलियर गॉड था उसकी कीमत कितनी थी? 10 सेन थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। व्हेन अ बेबी इज बॉर्न इट इज एन ऑकेजन ऑफ जॉय फॉर। सबसे पहला तो आप ऑकेजन की स्पेलिंग को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है।
जब कभी भी कोई बच्चा पैदा होता है तो ये जो है वह एक खुशी का अवसर होता है, खुशी का मौका होता है। तो कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो वो पूरे परिवार के लिए जो है वह खुशी का क्या होगा, मौका होगा। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ उसकी माँ खुश होगी या उसके पिताजी खुश होंगे या कोई अजनबी खुश होगा, तो पूरा का पूरा परिवार क्या होता है बाबू, खुश होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होल फैमिली, यानी पूरा परिवार क्या होता है, खुश होता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर टू सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता कि कोई भी बड़े पैमाने पर बिकने वाली जो अखबारें हैं वह पब्लिक पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसमें जो है वह एडवर्टाइजर का इंटरेस्ट निहित होता है। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि एडवर्टाइजर के इंटरेस्ट के कारण जो है वह कोई भी जो है वह वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर यानी बड़े पैमाने पर बिकने वाली जो अखबारें हैं वह लोगों के ओपिनियन को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो है वह एडवर्टाइजर्स का हित क्या होता है, छुपा होता है। ये एडवर्टाइजर्स ही वो होते हैं जो रेवेन्यू बड़े पैमाने पर जो है वह अखबारों को उपलब्ध कराते हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तमाम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप ज़रूर से ज़रूर इसको देखिए, बार बार देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे रख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेंजेइज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज। आपको कमेंट करके बताना है कि वेंजेई किस चैप्टर का चीफ कैरेक्टर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेंजेई के पेरेंट्स ने जो है वह एक सेरेमनी का आयोजन किया, एक उत्सव का आयोजन किया। कब? जब वह कितने साल का था? तो वेंजेई जब 21 ईयर्स ओल्ड हुआ, यानी लगभग 21 साल का हुआ, तो 21 साल का जब वो हुआ तो उसके माता पिता ने एक ओकेजन को जो है वह रखा, एक ओकेजन को प्लान किया और उस प्लान में उसको पासबुक वगैरह क्या किया था, हैंड ओवर किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस वर्क व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। पर्ल एस वर्क जो है आपको ये कमेंट करके बताना है कहाँ की नॉवेलिस्ट हैं, और ये भी कमेंट करके बताना है कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला। चलो मैं ही बता देता हूँ, इनको नोबेल प्राइज 1938 में मिला। आप सिर्फ ये बताना कि ये कहाँ की लेखिका रहती हैं। अब पर्ल एस वर्क के अनुसार जो है वह इंडिया को जो है वह पूरे विश्व को, है ना, पूरे विश्व को किस चीज़ का सबक सिखाना है, कौन सा जो है वह पाठ सिखाना है। तो पर्ल एस वर्क के अनुसार जो है वह भारत को, पूरे विश्व को जो है वह अहिंसा का पाठ सिखाना है, अहिंसा का सबक सिखाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा का पाठ या अहिंसा का सबक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू पर्ल एस वर्क व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, यानी पर्ल एस वर्क के अनुसार जो है वह इंडिया को, पूरे विश्व को कौन सा पाठ सिखाना बाबू, तो लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का पाठ। आगे चलते हैं। मिस्टर स्टेफन चुबुकोव इज़ स्टेफन चुबुकोव, ये मैरिज प्रपोजल जो कॉमेडी है उसके कैरेक्टर हैं, और वो चुबुकोव जो है वह क्या होते हैं, तो लैंड ऑनर रहते हैं। चुबुकोव क्या रहते हैं बाबू, लैंड ऑनर रहते हैं। और ये चुबुकोव की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है नतालिया, नतालिया, और ये कितने साल की होती हैं, 25 साल की होती है। कितने साल की होती है बाबू, 25 साल की होती हैं, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, कौन जो है वह सूर्य से भी तेज यात्रा करेंगे। किनकी ऐसी इच्छा है कि तुम चिंता मत करो, मैं सूर्य से तेज चलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो सूर्य से क्विकर जर्नी करने की इच्छा किनकी है, तो ये है, किनकी है भाई, तो जॉन डनी महोदय की है। किनकी इच्छा है, जॉन डनी महोदय की। ये जॉन डनी जो है वह मेटाफिजिकल पोएट होते हैं। क्या होते हैं बाबू, मेटाफिजिकल पोएट होते हैं, ये भी याद रखना है। और इन्होंने जो है वह कौन सा चैप्टर लिखा, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कौन सा चैप्टर लिखा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये लिखा। और ये जो है ना, ये जो है वह एक लव पोएम होता है, लिरिकल पोएम होता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। क्लियर है। आगे देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई शेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई शेल्फ जो पोएम है इसके स्पीकर कौन है, तो सॉन्ग ऑफ माई शेल्फ जो पोएम है उसके स्पीकर हैं वॉल्ट विटमैन। कौन है बाबू, वॉल्ट विटमैन। और वॉल्ट विटमैन खुद जो है वह
इस चैप्टर के स्पीकर रहते हैं और उनके लिए ही आई शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ये जो आई वर्ड है वो प्रयोग किया गया है पोएम में किनके लिए, तो वॉल्ट व्हिटमैन ने खुद अपने लिए प्रयोग किया है। यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट हिमसेल्फ। और पोएट कौन रहते हैं, वॉल्ट व्हिटमैन। और वॉल्ट व्हिटमैन जो है वह कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना रहती है लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रहती है। इनकी एक रचना ड्रम टैप्स भी रहती है। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। आगे देखिएगा, फॉर ऑर्डेन पोएट्री वाज ए। W.H. ऑर्डेन के लिए पोएट्री क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो पोएम है, ये पोएम जो है वह W.H. ऑर्डेन के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो है वह कहा गया है कि W.H. ऑर्डेन के लिए पोएट्री क्या है, तो W.H. ऑर्डेन जो है वह पोएट्री को बहुत सीरियसली लेते थे। पोएट्री जो है वह उनके लिए एक सीरियस गेम की तरह था, काफ़ी गंभीरता से जो है वह इसको लेते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरियस गेम। आगे चलिएगा बाबू अगले प्रश्न की तरफ। किट्स वाज अ डैश पोएट। किट्स जो है वह किस प्रकार के पोएट हैं, जॉन किट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जॉन किट्स ये रोमांटिक पोएट हैं। दूसरी बात क्या है, इनकी रचना है लैमिया, हाइपेरियन, एंडीमियन, ये सब इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो ये जो है वह जॉन किट्स रोमांटिक पोएट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वॉल्टर डिलामेर बिलोंग टू द डैश सेंचुरी। वॉल्टर डिलामेर जो है वह किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ पे इनकी जो जन्म होती है वो 1873 में और 1956 में इनकी डेथ होती है, ये हम लोगों को दिमाग में रखना है। और ये जो है वैसे तो जन्म इनका 19th सेंचुरी में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कंपोजिशंस होते हैं वो 20th सेंचुरी के हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये 20वीं सदी के पोएट हैं। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं बाबू, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और वॉल्टर डिलामेर ने जो है वह कौन सी पोएम लिखी, एन एपिटाफ पोएम लिखी। और वॉल्टर डिलामेर को हम लोग चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से भी जानते हैं, चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान से देखिएगा, पीकॉक पाई। और एक दूसरी जो रचना है वो है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द टर्म कॉन्सील्ड इन द सोल्जर स्टैंड फॉर। द सोल्जर एक जो वॉर सोनेट है, द सोल्जर जो एक वॉर सोनेट है, जो कि ध्यान से देखिएगा, जो कि लिखी गई है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। किनके द्वारा लिखी गई है बाबू, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और ये सोल्जर पोएम में जो है वो कॉन्सील्ड शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कॉन्सील्ड का मतलब होता है छुपा होना, कॉन्सील्ड का मतलब होता है दबा होना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हिडन। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हिडन। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू इलियट। हम बात कर रहे हैं टी.एस. इलियट की। ये टी.एस. इलियट वो हैं जिनको 1948 में 1948 में जो है वह अवार्ड मिला नोबेल प्राइज का। 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है बाबू। कब मिलता है, नोबेल प्राइज 1948 में। और मैकेविटी जो मिस्ट्री कैट नामक इन्होंने पोएम लिखी, उसमें इन्होंने मैकेविटी नामक जो बिल्ली है उसकी तुलना जो है, मैकेविटी क्या होता है बाबू, कैट होती है, बिल्ली होती है, उसकी तुलना जो है वह नेपोलियन ऑफ क्राइम से किया है। किससे किया बाबू, नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी मैकेविटी को इन्होंने क्राइम का नेपोलियन कहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड, यानी कौन जो है वह अपने मृत्यु को भूल गया है, कौन अपने अस्तित्व को भूल गया है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो फायरहाइम से लिया गया है। किससे लिया गया बाबू, फायरहाइम से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, के.की.एन. दारूवाला। आप ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखना कि उन्होंने फायर के बारे में कहा कि फायर जो है वह अपना डेड क्या हुआ, भूल गया।
फायर अपना डेट भूल गया, इसलिए वह क्या कर रहा है कि वह अंगुलियों को, स्टब्स को अधजला क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। आगे देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ। इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट। इस स्नेक पोएम है जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। D.H. लॉरेंस के द्वारा स्नेक पोएम जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, D.H. लॉरेंस के द्वारा। और स्नेक पोएम में ये बताया गया है कि इटली में जो एक जगह है सिसिली, इस जगह पे जो है वह जो काले रंग के स्नेक हैं उनको जो है वह इनोसेंट माना जाता है, यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बाबू, बहुत ही शानदार सवाल है। कमला दास हैज अर्न्ड a respectable place in both English and Dash literature। कमला दास जिन्होंने माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिखा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ध्यान से देखिएगा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, और ये जो है वह ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, क्लियर है। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि उन्होंने जो है वह इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर में जो है वह एक रिस्पेक्टेबल प्लेस जो है वह पाया, एक जो है वह सम्मानित स्थान पाया, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर में उनका एक सम्मानित जो है वह स्थान था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज इज द यंगेस्ट। कहते हैं कि कौन सी भाषा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सबसे बाद की भाषा है, सबसे हाल की भाषा है। तो संस्कृत तो प्राचीनतम भाषा है, पुरानी भाषा है, ग्रीक भी प्राचीन भाषा है, लैटिन भी प्राचीन भाषा है, और सबों के संयोग से कौन बन गया, इंग्लिश। और इंग्लिश जो है वह हाल की भाषा है, इसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, 1600-1700 ईस्वी के आसपास इसका इतिहास क्या है, पुराना है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। डैश इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा। ड्रामा शब्द का सिनोनिम क्या है, ध्यान से देखेंगे तो ड्रामा मतलब क्या होता है बाबू, नाटक होता है, और ड्रामा शब्द का सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्ले। सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, और ड्रामा शब्द का सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्ले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। रेनेसांस जनरेटेड ए न्यू स्पिरिट ऑफ, है ना, पुनर्जागरण ने जो है वह किस प्रकार का जो है वह उत्साह उत्पन्न किया, तो ये जो है वह किया इंट्रोस्पेक्शन। क्या किया बाबू, इंट्रोस्पेक्शन, यानी ऑप्शन भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में डैश पब्लिश्ड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी में डिक्शनरी की जरूरत महसूस हुई तो किसने डिक्शनरी पब्लिश किया, तो ये है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने 18वीं शताब्दी में जो है वो जो डिक्शनरी पब्लिश किया वो बहुत ही बेनिफिशियल रहा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपका प्यार हमको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।